नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। पहले चरण यानी कि जाटलैंड की अग्नि परीक्षा तो हो गई, लेकिन अब बारी है रुहेलखंड और साथ ही साथ मुस्लिम बेल्ट की। 2017 में अगर इसी 55 सीटों पर सोमवार को मतदान होगा, इन 55 सीटों का अगर हिसाब किताब देखें तो बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हुआ था। 55 में 38 सीटों पर बीजेपी को बड़ा 38 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इसके बाद 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी के गठबंधन की वजह से बहुत बड़ा नुकसान भी बीजेपी को हुआ। 11 सीटों में 7 सीटों पर गठबंधन को विजय प्राप्त हुआ था, 7 सीटें मिली थी और 4 सीटें मात्र बीजेपी के खाते में आई थी। उसके बाद से समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी काफी उत्साहित है, कांग्रेस भी उत्साहित है कि गठबंधन का बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि समाजवादी पार्टी, आरएलडी तो है गठबंधन में, लेकिन बीएसपी अकेले लड़ रही है, कांग्रेस अकेले लड़ रही है और इस बार तो एमआईएम भी साथ में आ चुकी है। तो क्या होगा? मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा। अगर बंटवारा हुआ तो बीजेपी को फायदा पक्का है और अगर बंटवारा नहीं हुआ तो बीजेपी के लिए 55 सीटों की जो राह है बहुत ही मुश्किल भरा हो सकता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे, समझेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। पचपन सीटों पर चुनावी महासंग्राम खत्म। 14 फरवरी को जनता का आखिरी फैसला। आसान नहीं दूसरे चरण की चुनावी डगर। जाटलैंड में प्रत्याशियों पर आखिरी मुहर जनता ने लगा दिया। अब सियासी दलों का इम्तिहान पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड के इलाके की मुस्लिम बेल्ट की सीटों पर है। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर 586 प्रत्याशी मैदान में हैं, जहां पर 14 फरवरी को मतदान होना है। माना जा रहा है कि दूसरे चरण का चुनावी डगर आसान नहीं है, खासकर बीजेपी के लिए। लेकिन 2017 में क्या रहे चुनावी नतीजे, तो बीजेपी के लिए बहुत ही फायदे वाली बात रही थी। बीजेपी के खाते में 38 सीटें आई थीं, समाजवादी पार्टी के खाते में 15, कांग्रेस के खाते में 2 और बीएसपी का सुपड़ा साफ हो गया था। दूसरे चरण में मुस्लिम वोटर काफी अहम हैं। यहां जाट और मुस्लिम वोटों के साथ साथ कुर्मी और लोध वोटर निर्णायक भूमिका में हैं, तो सैनी मौर्य और दलित वोटर किंग मेकर की भूमिका में। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा मिला, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में सपा बीएसपी गठबंधन को उम्मीद से कहीं ज्यादा मिला। तो सवाल है कि मुस्लिमों के बिखराव में ही बीजेपी को फायदा होगा। 4 पार्टियों से 55 सीटों पर 77 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से 18 मुस्लिम उम्मीदवार, बीएसपी ने 23 मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा किया है। कांग्रेस की तरफ से 21 मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं एआईएमआईएम के 15 मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जानकार मानते हैं कि पिछली बार की तरह ही 4 मुख्य पार्टियों के मुस्लिम उम्मीदवारों के आपस में टकराने और मुस्लिम वोटों के बिखराव होने की वजह से बीजेपी अपने पुराने आंकड़े हासिल कर सकती है। चलिए अब देखते हैं मुस्लिम आबादी किस तरह से निर्णायक है। दूसरे चरण में मुस्लिम आबादी की बात करें तो सहारनपुर में लगभग 42% मुस्लिम आबादी है, बिजनौर में 43%, अमरोहा में 40 के करीब, संभल में लगभग 33% आबादी मुस्लिम आबादी है, मुरादाबाद में
लगभग 51%, रामपुर में 51%, बरेली में 35%, बदायूं में 24% करीब और शाहजहांपुर में तकरीबन 18% मुस्लिम आबादी हैं, जो वोट के लिहाज से काफी निर्णायक हैं। दूसरे चरण की चुनावी डगर आसान नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी गठबंधन भले ही जीतने के दावे कर रही हो, लेकिन बीजेपी का 2017 का आंकड़ा भी विपक्ष को चैन से नहीं बैठने देगा। वैसे भी चुनाव में अपने अपने दावे होते रहते हैं, लेकिन जीतेगा कौन, सब जनता जनार्दन के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हाँ, बिल्कुल जनता ही तय करेगी कि जीतेगा कौन, कौन पास होगा, कौन फेल होगा, लेकिन जनता के हाथ में क्या है, जनता के हाथ में किसने क्या दिया? क्या बीजेपी सरकार की तरफ से वो सारी चीजें जनता के हाथ में दी गई जिसकी उम्मीद जनता कर रही थी? क्या समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उसकी तरफ से दी गई, या फिर लॉलीपॉप पकड़ाया गया? बसपा भले ही तमाम दावे कर रही हो, लेकिन पता नहीं कितने साल हो गए उसकी सरकार बने हुए, और कांग्रेस पार्टी के 33 साल पुरानी एक तरह से पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश में मानी जा सकती, जिसकी सरकार अभी तक बनी नहीं है, इकलौते अपने दम पर। तो क्या कांग्रेस के दावे वादों पर जनता भरोसा कर पाएगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरे चरण में कम से कम इतना तो तय है कि दूसरे चरण की जो डगर है, सियासी डगर है, चुनावी डगर है, किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। चलिए, कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कंचन द्विवेदी, प्रवक्ता बीजेपी की कंचन द्विवेदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप सिंह जी इस वक्त हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, प्रदीप जी आपका स्वागत है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इस वक्त प्रवक्ता है सुभाषपा के, ज्ञानेंद्र आपका स्वागत है। आशुतोष शर्मा इस वक्त हैं राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, आशुतोष शर्मा जी आपका स्वागत है। अरविंद विद्रोही जी इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, अरविंद विद्रोही जी आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले सर मैं अरविंद जी आपके पास आ रहा हूं, क्या लगता है सर, रुहेलखंड मुस्लिम बेल्ट को जीत लेना किसी भी सियासी पार्टियों के लिए आसान होगा क्या दूसरे चरण में? 2017 में ठीक है बीजेपी के खाते में ढेर सारी सीटें आई, लेकिन 2019 आते आते तक बीजेपी का भ्रम भी टूटा कि ये इलाका हमारा भी नहीं है, यहाँ पे बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो क्या बीजेपी ने किया, और क्या लग रहा है 2017 के आंकड़े को दोहरा पाएगी बीजेपी, या हश्र 2019 लोकसभा चुनाव में जो सीटें आई थी गठबंधन को, उस जैसा स्थिति बनेगा? क्या लग रहा है सर? गौरीशंकर जी, ये चुनाव जो है पिछले चुनावों से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ, इस चुनाव में जो पहले चरण का चुनाव हुआ और जो सारे राजनीतिक दल बात करते थे कि मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, और मुद्दों कमोबेश सबके यही थे कि कानून व्यवस्था पर बात हो, विकास पर बात हो, महिला सुरक्षा पर बात हो, सम्मान पर बात हो, बेरोजगार पर बात हो, स्थानीय बेरोजगारी पर बात हो और महंगाई पर बात हो। हाँ, चुनाव का आज दूसरे चरण का प्रचार खत्म हो गया है। हाँ, और सारे राजनीतिक दल कमोबेश इसी पर बात कर रहे हैं। कोई राजनीतिक दल ये हो सकता है कि किसी मुद्दे को प्राथमिकता दे रहा हो, लेकिन पूरे चुनाव में मुद्दे ही केंद्र बिंदु बने हुए हैं। घोषणा पत्र भी सबके आ गए हैं, और पहले चरण के बाद बिल्कुल साफ हो गई है कि जो गिरोहबंदी, चौधराहट या मठाधीशी कही जाती है वो टूट चुकी है। आम मतदाता सबके, कांग्रेस हो, सपा हो, गठबंधन हो, भाजपा और उनके सहयोगी दल हो, सबके भाषणों को भी सुना है और सबके वचन पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र सब पढ़ लिया है, और घर घर में चर्चा हुई है। और कोई भी ये दावा नहीं कर सकता है कि पूरे मोहल्ले ने, पूरे घर ने एक साथ वोट दिया है। लोग अपने मन से दिए हैं, और जातीय समूह, धार्मिक समूह, राजनीतिक लोगों का समूह, समर्थक समूहों के अलावा लाभार्थी वर्ग के एक समूह के रूप में और नाराज लोगों का एक समूह, ये भी एक नया डेवलपमेंट हुआ है। ये बहुत अच्छी बात, ये बात विद्रोही जी आपकी बहुत अच्छी लगी मुझे, जो आपने अंतिम वाक्य में कहा कि एक लाभार्थी वर्ग है, एक नाराज वर्ग है। लाभार्थी वर्ग जो है, अगर किसी को फायदा हुआ है सरकार से तो सरकार के खिलाफ वो क्यों जाएगा? जो नाराज है वो भी सोचेगा एक बार कि क्या करें ना, अपनी नाराजगी एक जगह पर है, सरकार का काम एक जगह पर है, विपक्ष की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो एक तरफ है, लेकिन इसके बावजूद जाति, धर्म, इन तमाम चीज़ों पर भी वोटर्स बढ़ते दिख रहे हैं। आशुतोष शर्मा जी के पास हम आएंगे।
आशुतोष शर्मा जी। लेकिन एक बात कही जा रही है ना कि सियासी डगर जो है दूसरे चरण का चुनावी जो डगर है वो आसान नहीं है, खास करके बीजेपी के लिए। बीजेपी को फायदा तभी होगा, ठीक है, मैं जैसा विद्रोही जी कह रहे हैं कि ठीक है, लाभार्थी अलग है, नाराज ग्रुप अलग है, इसके बावजूद सरकार की तरफ से जो काम किए गए क्या उसका फायदा होगा? सरकार के लिए जो नाराजगी है उसका नुकसान होगा बीजेपी को, या फिर वोटों का बंटवारा होगा जबरदस्त तरीके से? क्योंकि आपको ही पता है कि एक सीट पर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, एमआईएम की तरफ से सभी मुस्लिम उम्मीदवार खड़े कर दिए गए हैं और ये पूरा बेल्ट मुस्लिम बेल्ट माना जाता है। अब बताइए बीजेपी के लिए चुनावी डगर कैसी दिख रही है आपको दूसरे चरण में? दूसरे चुनाव दौर में बीजेपी के लिए डगर थोड़ी मुश्किल है। हाँ। मुस्लिम वोट 4 पक्षों में बट रहा है, किसी एक उसमें नहीं जा रहा। सपा भी कुछ ले रही है हिस्सा। तो मुश्किल क्यों है फिर? तो आसान हुआ ना। देखिए, मुस्लिम वोट कुछ बीजेपी के पक्ष में आएगा, सपा के उसमें आएगा। ये लोग जो अपना मान करके चल रहे हैं कि मुस्लिम हमारे पक्ष में आएगा, वो नहीं है। नहीं तो फिर लोग फिर बीजेपी के लिए डगर आसान मुश्किल कैसे हुआ आशुतोष जी? फिर तो आसान हुआ ना। देखिए, उनका लॉस बीजेपी का गेन है, दूसरे दलों का लॉस वो बीजेपी का गेन है। जो मुस्लिम वोट बट रहा है हाँ। वो बीजेपी के लिए फायदेमंद है। हाँ। ओवैसी जी का यूपी में आना, हर सीट पे कैंडिडेट को खड़ा करना, ये बीजेपी के पक्ष में जाता है। तो एक जो मुस्लिम बेल्ट में बार बार कह रहा हूं, मुस्लिम बेल्ट रुहेलखंड के इलाके में बीजेपी का एक सियासी भविष्य जो है, चुनावी भविष्य दूसरे चरण में कैसा दिख रहा है आशुतोष जी? समीकरण कैसा दिख रहा है? थोड़ा आंकड़ों पे बात करें आप। बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, किसी के लिए भी, सबके लिए बहुत टफ है। जनता बहुत जागरूक है इस मामले में, और इस मामले में वो किसी भी झूठे वादे में, किसी उसमें प्रलोभन में जनता नहीं आ रही। लोगों ने अलग अलग किस्म के वादे दिए। किसी ने कहा मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, और ये लॉलीपॉप लेते लेते जनता उब चुकी है। जनता आज की तारीख में वास्तविकता देखना चाह रही है कि वास्तविकता क्या है, कौन हमारे, किसके हाथ में हमारा भविष्य सुरक्षित है। तो क्या ये धर्म वाला मामला नहीं चलेगा इसमें 55 सीटों में? इतना ज्यादा नहीं चलेगा। ऐसा तो होता नहीं। अगर जहां तक मुझे जानकारी है आशुतोष जी, जहां तक मुझे जानकारी है, मुस्लिम बेल्ट में पिछले बार भी बीजेपी को फायदा इसलिए हुआ था कि वोटों का ध्रुवीकरण हुआ था, है ना। अगर राजनीतिक पूरे गतिविधियों को देखें तो, और वैसे भी इस इलाके के बारे में कहा जाता है, मुझे लगता है विद्रोही साहब हमारी बात से सहमत हो सकते हैं, इस इलाके में ना तो कभी मोदी फैक्टर काम आया, ना तो योगी का विकास मॉडल कभी कुछ काम आया, है ना। किसी से पूछिए, वो इतने नाराज दिखते हैं सरकार से। ये एक फैक्टर है, मुस्लिम फैक्टर, जो बीजेपी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। उसे लगता है बीजेपी को छोड़ करके मुझे कहां वोट करना है, लेकिन कहां वोट करेगा इसमें कंफ्यूजन जरूर है मुस्लिमों के अंदर। मैं इस पर थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूं। मैं मुस्लिम लोगों के बारे में कह रहा हूं। मुस्लिम लोग भी विकास को देखना चाहते हैं, मुस्लिम लोग भी अपना भला देखना चाहते हैं कि हमारी भलाई किस में है। एक तो जातिवादी के उसमें चल रहे हैं कि मैं कट्टर हूं, कि मजहब में हूं, मेरे को जिसने मुल्ला मौलवी ने कह दिया मैं उसको वोट दे रहा हूं। लेकिन आज का वोटर अपने मन को देख रहा है, अपना भविष्य देख रहा है, मेरा कितना है, पिछले 5 वर्षों में क्या हो, आगे में क्या देखने के लिए जा रहा हूं, कौन सी पार्टी मुझे नहीं, अगर आप जो कह रहे हैं आशुतोष, अगर ऐसा ये बात हो जाती है तब तो मान कर चलिए कि मतलब एक चुनावी इतिहास में बहुत बड़ी घटनाक्रम होगी जहां पर मुस्लिम मतदाता भी इन सब चीजों को देखकर वोट करेंगे। लेकिन अभी तक तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजें देखने को मिली नहीं है। क्या विद्रोही साहब मेरी बात से सहमत हैं क्या आप? देखिए, मैंने जो लाभार्थी वर्ग की बात कही, हाँ, वो इसीलिए कही थी। अभी मैं दूसरे चरण के जो क्षेत्र है वहां की नहीं, लेकिन मैं अभी बाराबंकी में हूँ, अपने घर पर हूँ जी जी, और पिछले 2-3 दिन से मैं यहाँ तमाम जगह बात किया हूँ। तो बहुत ये समाजवादियों का गढ़ माना जाता है। स्वर्गीय रामसेवक यादव बेनी प्रसाद वर्मा जी का है। यहाँ पर भी तमाम ऐसे लोग हैं जिनको लाभ मिला है। जाति और संप्रदाय के आधार पर अगर बात की जाए तो कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी जा सकते हैं। तो लेकिन उनका भी कहना है कि हमको लाभ मिला है। और वोट, मेरी आदत है, मैं कभी किसी से नहीं पूछता हूँ कि आप वोट किसको दे रहे हैं। नहीं सर, पूछना भी नहीं चाहिए। मैंने नहीं पूछा, लेकिन रुझान, और इस बेल्ट में भी एक सीट ऐसी है कि जहां पर कांग्रेस की आश्चर्यजनक रूप से बढ़त है, जैतपुर की सीट। तो मुझे लगता
जनता उनको सीधे कनेक्ट करेगी। हाँ, मतलब तो ये मतलब लाभार्थी थोड़ा वर्ग है, मतलब जिसको मतलब भी साफ है लाभ विद्रोही मिला साहब, वो मतलब कि निश्चित रूप से कई कनेक्ट सारे, हो रहा है, चाहे लोकल कैंडिडेट हाँ, हो, कई चाहे कई पार्टी कई सारे भ्रम टूटने वाले हैं। अगर ये भ्रम है, टूटेंगे। भ्रम ये टूटने वाले, चलिए मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद मैं आऊंगा। बीजेपी की प्रवक्ता इस वक्त कंचन द्विवेदी हमारे साथ जुड़ी हुई है। कंचन, एक बात बताएं, अब 2017 तो बड़ा आसान रहा था, 55 में 38 सीटों पर बाजी आप लोग मारे थे, लेकिन मात्र 2 साल के अंदर फिर आप लोगों को लगने लगा कि कुछ मामला ठीक नहीं है। जब समाजवादी पार्टी, आरएलडी और बसपा का गठबंधन हुआ लोकसभा के चुनाव में, इस पूरे एरिया में 11 सीटों पर 7 सीटों पर उन लोगों को सीटें मिली, 4 पे बीजेपी सिमट गई। अब ये सब आंकड़े तो देखते होंगे ना, ऊपर से मुस्लिम बेल्ट है, मैं दिखा भी रहा था अलग अलग शहरों में किस तरह से अलग अलग क्षेत्र में मुस्लिमों की तादाद कितनी है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद तो लगता होगा ना कि ये इलाका ही नहीं है बीजेपी का, और बीजेपी यहाँ पर कुछ भी कर ले, कितना भी विकास कर ले, कुछ भी कर ले, धर्म के आधार पर वोट बंटते हैं जो बीजेपी के खाते में नहीं आएंगे। और यही वजह है कि आप लोग एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं देते हो। ये तो तय है ना, बीजेपी बहुत अच्छे से इस चीज को समझ चुकी है। जी गौरी शंकर जी, मैं इस बात के लिए आपसे बिल्कुल बात करना चाहूंगी कि बीजेपी कभी भी जो आप कह रहे हैं मुस्लिम और इन चीजों पे ध्यान देती हो, तो मैं कहूँ अगर हमने विकास जो भी किए हैं उनको अगर हमने काट के रखा होता तो हम कह सकते हैं कि हाँ हमने मुस्लिमों पर ध्यान नहीं दिया। जो भी हमने विकास एक मिनट, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कंचन जी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। नहीं, बोलिए, आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए जितना बोलना है, लेकिन मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग विकास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो अलग मैटर है, अलग फैक्ट है, लेकिन किसी मुस्लिमों को टिकट तो नहीं देते ना। एक संदेश, एक मैसेज तो जाता है ना कि आप लोग मुस्लिमों को टिकट क्यों नहीं देते। विकास तो कर रहे हैं, उस इलाके का भी विकास कर रहे हैं जहां पर मुस्लिम रहते हैं। एक मिनट, मैं आपसे आपके सवाल से ही अपना उत्तर ले रही हूँ। आप बताइए कि मुस्लिम को टिकट देना जरूरी है या उनको विकास देना जरूरी है। मुझे लगता है कि इलाके के लिए जितना टिकट जरूरी है उससे कहीं ज्यादा विकास जरूरी है। तो हमने कभी भी इस प्रकार से जो मुस्लिमवादी पार्टियां हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा मैं क्या कह रही हूँ, जो मुस्लिमवादी पार्टियां हैं उनसे तो बेहतर मुसलमानों को अभी ये समझ आ रहा है कि इन लोगों ने तो केवल हमारा यूज किया है। जो भी ये लाल रंग वाले लोग हैं या फिर ये जो कांग्रेसी लोग हैं, ये लोग क्या करते रहे हैं अभी तक, क्यों इनका विकास नहीं हो पाया, क्यों ये लोग हमेशा से इस प्रकार से रहे कि नहीं हमें तो कहीं कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है, हम तो किसी प्रकार से लाभ में ही नहीं जा रहे हैं, बस यूज होता है हमारा। तो एक कोई नेता जाकर के कहता है कि नहीं भाई हरा रंग सब एक हो जाओ, लाल रंग को देखना है वरना बाबरी मस्जिद कैसे बनेगी। इन बातों को लेकर के वो उनका मिसयूज कर लेते हैं और अपने पास उनका, तो ये बात नहीं कंचन एक बात बताएं, क्या कंचन, तो क्या आपको लगता है कि लाल रंग में नहीं पड़ेंगे हरे रंग वाले, हरे और लाल का कोई मिश्रण इस बार नहीं होगा क्या? हरे रंग मतलब अभी जो है रंग के हिसाब से जो बात कर रहे हैं, मैं सीधी बात करता हूं, क्या मुसलमान इस बार बीजेपी को वोट करेंगे आपके विकास को देख करके? एकदम कॉन्फिडेंट आप हैं? क्योंकि यहां पर मुसलमान जिसे वोट करेगा उसी की जीत तय है, क्योंकि 55 सीटों में लगभग 25 से 30 सीटों पर वो निर्णायक हैं। मैं डायरेक्ट कह देती हूँ गौरी शंकर जी की अगर हमने विकास किया, मैं इस भरोसे के लेवल पे कह रही हूँ, मैं इस भरोसे के बल पर कह रही हूँ कि हमने विकास किया है, इसलिए मैं उनसे बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप हमें वोट दीजिए। आप विकास को वोट दीजिए, आप अपने भविष्य को वोट दीजिए, आप अपनी सुरक्षा को वोट दीजिए। आपकी जो महिलाएं हैं, आपकी बेटियां हैं, जो उनका भविष्य क्लियर हो रहा हो, जैसा कि मैं थोड़ा सा कर्नाटक की तरफ अगर रुझान करूंगी, जो वहां का मौसम चल रहा है, तो मुसलमान जो कट्टरवादी तथा कथित मुसलमान है, उनको नहीं पता है कि वे किस प्रकार से मुसलमानों की इन जो चापलूसियां हैं उनके चक्कर में उनकी महिलाओं की, उनकी बेटियों का भविष्य कहां जा रहा है। वो नहीं जानते। जहां जिन बेटियों के हाथ पर किताब होनी चाहिए वो हिजाब पर लड़ रही है और शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है। तो ये उन्हें नहीं पता है कि उनके भविष्य के साथ ये राजनीतिक पार्टियां, मैं एकदम भावुक होकर के बोल रही हूँ, थोड़ा सा राजनीति से हट करके बात कर रही हूँ, कि नहीं पता है कि राजनीतिक पार्टियां उनके साथ कर क्या रही हैं, उनको कैसे मिसयूज कर रही है। ये भारत की एक बड़ी विडंबना हो गई है कि राजनीति के लिए हमारे लोकतंत्र का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा, हमारे लोगों का भी ख्याल। आरोप तो कंचन आप ही लोग के ऊपर लग रहा है कि हिजाब का, कर्नाटक के मुद्दे को, हिजाब वाले मुद्दे को उत्तर प्रदेश में क्यों लोग बातचीत कर रहे हैं? आपने मैटर उठाया ना कि यूपी में हिजाब का मसला क्यों ले आए? सवाल तो मैं कुछ और पूछ रहा था कंचन। मुझे एक बात और जानना है आपसे।
55 सीटों का जो हिसाब किताब है बीजेपी के लिए कितना आप इसे मुफीद मानते हैं? मुफीद मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब मुझे मालूम है, मुझे उर्दू आती है। अब सियासी फसल जो है पूरी तरह से लहलहा रही है, काटने के लिए सभी पार्टियां तैयार हैं। अब जनता जिसके फेवर में वोट करेगी उस वही फसल काट पाएगा। आप लोग क्या देखिए, 55 सीटों का ये जो मामला है ना बड़ा अहम है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं बार बार। जी गौरी शंकर जी, बेशक मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि हम बार बार उनसे नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ही नहीं, या तो हम लोग कहने ही वाले नहीं है कि आप हमको देख करके या मैं उनको ब्लैकमेल या हमारी पार्टी उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करे या डराने की कोशिश करे, नहीं करती। हम विकास पर ध्यान देने की कोशिश करवाना चाहेंगे उनको कि बस वो अपना भविष्य देखें। हम उनसे बिल्कुल नहीं कहेंगे वो कहाँ जाते हैं, उनका विचारधारा कहाँ है, वो क्या सोचते हैं, वो खुद डिफाइन करें और उन्हें जहाँ जाना है उस विश्वास को मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद। और कुछ और सवाल है मेरे दिमाग में भी आपके लिए, मैं पूछना जरूर चाहूंगा, लेकिन कुछ मेरे सवालों का जवाब प्रदीप जी देंगे। इसके बाद सुभाषपा के जैनेंद्र जी हैं, उनसे भी पूछेंगे। प्रदीप जी एक बात बताएं, प्रदीप जी के पास मैं आ रहा हूं। प्रदीप जी एक बात बताएं, कांग्रेस, ऐसा लगता है मुझे, पता नहीं मैं कितना सही हूं, कांग्रेस पूरी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रुहेलखंड इलाके में या फिर मुस्लिम बेल्ट के इलाके में ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने हथियार डाल दिए हैं। कांग्रेस को जीतने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि जाटलैंड के इलाके में समाजवादी पार्टी आरएलडी दावे ठोक रही है। मैं बीजेपी की बात नहीं करूंगा, बीजेपी तो कह रही है 350 से ऊपर लाएंगे, तो पूरा उत्तर प्रदेश पर बीजेपी फोकस कर रही है। सब इलाके बीजेपी चाहती है कि सब इलाके हमारे कब्जे में हों। लेकिन इस बार थोड़ा मामला पलटा हुआ है, समाजवादी पार्टी आरएलडी, इसके बाद अगर इस 55 सीटों की बात करें तो पूरा ये मुस्लिम बेल्ट रुहेलखंड इलाका है, यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी बसपा है ना, दलितों का ही बड़ा एक वोट बैंक यहाँ पर बना हुआ है, और साथ ही साथ आपका आरएलडी। तो कांग्रेस कहाँ ठहर पा रही है इन 55 सीटों पर? पिछले बार हालांकि आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था, 2 सीटें आप लोगों के खाते में आई थी, बीएसपी तो साफ थी, सुपला ही साफ था बीएसपी का। गौरव शंकर जी, निश्चित तौर पर 1989 के बाद से पहली बार कांग्रेस पूरी ताकत से, पूरे दमखम से बहुत बढ़िया उत्तर प्रदेश के चुनाव में है, और पूरी आप लोग सर आप लोग कहने में खराब नहीं लगता है सर, 1989 के बाद पहली बार दमखम से कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर काम कर रही है सर, कहते खराब नहीं लगता? इसलिए पता है सर, जब आप लोग ऐसा बोलते हो तो पता है मुझे क्या लगता है कि एक व्यक्ति 1989 में मैट्रिक का परीक्षा दिया, फेल कर गया, फिर दिया फेल कर गया, फिर दिया फेल कर गया, फिर दिया फेल कर गया, और फिर से वो दे रहा है 2022 में मैट्रिक का परीक्षा, और अभी भी उसको लग रहा है कि पास करूंगा या फेल करूंगा। ये बड़ा मतलब पूरी बात आ जाने दीजिए, पूरी बात आ जाने दीजिए। पास करके दिखाइए सर मैट्रिक, लगातार मजा आएगा सर जो है। हाँ बोलिए। इस बीच में लगातार हम गठबंधन की राजनीति में आते रहे, और बार बार तमाम सीटें ऐसी नहीं जहां पर हमने चुनाव नहीं लड़ा। पूरी ताकत से इस बार कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की चुनाव के मैदान में है, और हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये चुनाव किसी धर्म विशेष का नहीं है, जाति विशेष का नहीं। इस चुनाव में साफ और स्पष्ट है, इस चुनाव में जो लोग असंतुष्ट हैं, जो बुनियादी मुद्दे थे, उन मुद्दों पर ये चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव होने जा रहा है महिला सशक्तिकरण के नाम पर। ये चुनाव होने जा रहा है 5 साल में जो संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने वायदे किए थे युवाओं की बेरोजगारी पर। 5 साल में 12 से ज्यादा नौकरियों के घोटाले हुए, जो वांट निकली सारी की सारी घोटालों की भेंट चढ़ गई। इन मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा। किसानों की खाद की बोरी से खाद चोरी हो गया, इन पर चुनाव होने जा रहा। 72 रुपए का कड़वा तेल 250 रुपए में बिक रहा है, इन पर चुनाव होने जा रहा है। 100 रुपए के पेट्रोल पर चुनाव होने जा रहा है। बिजली के बड़े दाम पर चुनाव होने जा रहा है। लाख कोई कोशिश कर ले, लाख कोई भी राजनीतिक दल कोशिश कर ले, या कोई समाज का कोई तबका कोशिश कर ले, ये स्पष्ट बात है ये चुनाव धर्म के आधार पे नहीं, अच्छा, युवाओं के मुद्दों पर होगा। धर्म के आधार पर अगर नहीं होता ना, सुनिए भाई साहब, सुनिए जब आप बात कर रहे हैं, धर्म के आधार पर अगर नहीं होता ना 55 सीटों पर मुकाबला, तो 15 सीटें मुस्लिम कैंडिडेट को 15 टिकट नहीं दिए जाते कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और बसपा की तरफ से 23 जो है मुस्लिम उम्मीदवार नहीं होते, और 15 सीटें आप लोग और 20 सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ से मुस्लिमों को नहीं उम्मीदवार बनाया जाता। 15-16 हमें लग रहा है कि एमआईएम की तरफ से उतारा है, उनका तो खैर हटा दीजिए।
फिर आप कैसे कह रहे हैं ऐसा धर्म के नहीं, आधार आप पर ये नहीं? बताइए, प्रत्याशियों के चयन को आप हिंदू मुसलमान की दृष्टि से देखेंगे? आप ये क्यों नहीं देखते एक दलित नौजवान घोड़ी पर चढ़कर अपनी शादी में जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी गुंडों ने लाठियों से पीटा? अब ये क्यों नहीं सोचते कि पूरे प्रदेश का एक एक राजनीतिक दल जब उसके समर्थन में वहां पहुंचता है तो भारतीय जनता पार्टी की अराजक कैराना से गुंडों ने फिर राइफल और बंदूक से पीटा? कैराना से जब हिंदुओं का पलायन हो रहा था, सुनिए भाई साहब, प्रदीप जी, सहारनपुर का प्रदीप जी, इतना ज्ञान दे रहे हो ना आप, एक कांग्रेसी ज्ञान जो दे रहे हो मुझे आप मुझे आप सुनिए ना, सुनिए, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। कैराना से जब हिंदू जब पलायन कर रहे थे तो कांग्रेस पार्टी के पास क्या विजन था उस वक्त? जो जिंदा जला दी गई, ये मुद्दा बनेगा नहीं बनेगा? कुलदीप सेंगर जैसा अपराधी बलात्कारी नेता जिसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहती है, ये मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा? कंचन द्विवेदी, आप काउंटर कीजिए उनको, अगर आपके पास शब्द है। बलात्कार की राजधानी बनती जा रही है, ये मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा? जैसा कि इन्होंने बोला कि इनके यहाँ पर जो है यूपी में बड़ा पेट्रोल भारी लग रहा है इनको, लेकिन ये भूल जाते हैं राजस्थान की बात पे। इनके यहाँ पे इनकी शासित राज्य है, वहां पर भाई पेट्रोल 100 से ऊपर क्यों बढ़ा करके बेच रहे हैं? आप सुनने की थोड़ा क्षमता रखिए, सुनने की भी क्षमता रखिए। आप जो भी है सुनने की यही बात है, कांग्रेस को ना तो करने की क्षमता है ना सुनने की क्षमता है। आप बस यूं ही बोलते रहेंगे तो इससे काम नहीं चलेगी। जनता सारी चीजों को समझती और जानती है। मैं लगातार बोलना चाहूंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं डिबेट खराब नहीं करना चाहती हूँ। चलिए सुनिए, अभी मैं नहीं चाहता हूँ कोई काउंटर हो। एक मिनट रुकिए, एक सवाल सुभाषपा, एक मिनट प्रदीप जी, एक मिनट अगर मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट रुकिए तो रुक जाइए भाई साहब, क्योंकि डिबेट में सब लोगों को मौका मिलना चाहिए। सुभाषपा के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं ज्ञानेंद्र प्रताप जी। ज्ञानेंद्र, एक बात बताएं, समाजवादी पार्टी के साथ है, समाजवादी पार्टी के आजकल प्रवक्ता नहीं आ रहे हैं, किसी टेलीविजन पर नहीं बैठ रहे हैं, पता नहीं किस रणनीति के तहत हम लोगों को मना किया गया, भगवान जाने। अब क्या इसके पीछे का तर्क है, नहीं समझ में आया। लेकिन ज्ञानेंद्र जी आए तो मुझे बताएं ज्ञानेंद्र जी कि सब कुछ ठीक है ना 55 सीटों पर हिसाब किताब, या रंगों के मिश्रण करने में इतनी दिक्कत हो रही है कि पीला और लाल को अगर मिश्रण करेंगे तो कौन सा रंग बनेगा? पीला, इसके बाद पता नहीं ढेर सारे रंग का नाम लेते हैं आजकल, पता नहीं क्या क्या हो गया। हैंडपंप वाले भी अलग से आ गए हैं। नहीं, ये तो भाजपा की उड़ाई हुई चीजें हैं कि पीला रंग तुम्हारा, लाल रंग उनका, नीला इनका, हरा उनका, भगवा हमारा, गाय हमारी, बकरी तुम्हारी, और फल ये और फल वो, पता नहीं क्या क्या वो कहते हैं। एक मिनट, कंचन जी जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोल रहा था, ठीक है, मौका दीजिए। अभी आगे पूरी बात सुन लीजिए। दूसरी चीज है कि यहाँ पे मतदाता थोड़ा समझदार हो गया है। अगर आपको बंगाल चुनाव भी नजर आए होंगे तो बंगाल चुनाव में भी सेम यही स्थिति थी कि कांग्रेस भी थी, भाजपा भी थी, तृणमूल थी और AIMIM भी थी, और मतदाता समझदार हो गया है। तो यहाँ पे वो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण उस तरह से नहीं होगा, या बंटवारा, मेरा कहने का मतलब ध्रुवीकरण नहीं, बंटवारा उस तरह से नहीं होगा जैसे बिहार चुनाव के समय हुआ था। हालांकि AIMIM हमारी सहयोगी थी बिहार चुनावों के समय, लेकिन अब मतदाता इतना समझदार हो गया है कि वो जो उन्हें याद है कि CA के दौरान वहां पे जब हिंसा भड़की थी मुजफ्फरनगर में या सहारनपुर में, तो 16 लोग मारे गए थे उस समय में। या फिर एक मिनट में क्लियर कीजिए सर, ब्रेक में जाऊंगा, 1 मिनट में पूरी बात कीजिए। जी, मैं यही बताना चाह रहा था कि मतदाता समझदार हो गया है। अब बात शिक्षा की हो रही है, रोजगार की हो रही है, युवाओं की हो रही है, महिलाओं की स्थिति की हो रही है, बिजली, पानी और सड़कों की हो रही है। सड़कों पे गड्ढे आज भी मौजूद है और पहले से ज्यादा हो रही है। पाकिस्तान की हो रही है, अरे आप तो बंगाल की लगाते हैं सड़कों की। यही तो प्रॉब्लम है कि हो नहीं रही है। अगर आप लोग ढंग से करें ना तो बातें बहुत अच्छी हो जाए। मुद्दे पर सड़कों की फोटो क्यों नहीं लगाते हैं प्रचार के दौरान? पर आ जाते हैं आप सीधा नहीं, आप प्रचार के दौरान यूपी की सड़कों की फोटो क्यों नहीं लगाते हैं? आप बंगाल की सड़कों की फोटो क्यों लगाते हैं? क्यों कूद रहे हैं? आप अमेरिका की सड़कों की क्यों लगाते हैं? मुझे बताइए आपको। तो पक्की बात है कि महिला सुरक्षा की स्थिति क्या है? NCRB के आंकड़े उठा के देख लीजिए। 2017 के मैं बताता हूँ, 2017 3,10,000 FIR हुई थी और 2019 में 3,53,000 FIR रजिस्टर हुई है, यानी कि अपराधों में सुनिए तो ज्ञानेंद्र जी, कहा यह जाता है ना कि FIR इसलिए इतने बढ़े हैं कि अब FIR होते हैं, घटनाएं होती है तो उस पर पुलिस रिएक्ट करती है, पुलिस के पास कोई ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं FIR करना होता है। नहीं, जब उस वक्त तो आपकी सरकार नहीं थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त घटनाएं भी होती थी, FIR नहीं दर्ज किए जाते थे। पुलिस थाने में जाने से डरते हैं आज भी। अरे आपने मंत्री के बेटे ने, चलिए मैं आता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद।
कुछ कहानी बताऊंगा, कानून व्यवस्था की हालत पहले क्या थी, अब क्या है, पहले क्या बहुत बुरा था या अब बहुत अच्छा हो गया, ये सब चीज़ें तो जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है। दूसरी अग्नि परीक्षा, कौन होगा पास कौन होगा फेल, क्या आसान है चुनावी डगर, कहना बहुत मुश्किल है। बीजेपी के लिए 2017 बहुत ही बेहतरीन रहा था, क्या उसी आंकड़े को दोहराने में बीजेपी सफल हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। हो सकता है दोहरा भी ले, हो सकता है नहीं दोहराए, लेकिन दोहराने के पीछे एक बड़ा तर्क यही कहा जा रहा है, जानकार मानते हैं इसको, इसमें कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, बल्कि मतदाताओं की वोट ट्रेंडिंग के हिसाब से, जानकारों का एक रिसर्च है, उसके हिसाब से माना जाता है कि ये मुस्लिम बेल्ट है और मुस्लिम के वोट में अगर बंटवारा होगा, बिखराव होगा, तभी बीजेपी आगे निकल पाएगी, वरना बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल है दूसरा चरण। चलिए, कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद विद्रोही जी के पास आते हैं। अरविंद विद्रोही जी, क्या लगता है, क्या परिस्थितियां आपको दिख रही हैं इस वक्त कि मुस्लिमों के वोट में बंटवारा हो जाए, बिखराव हो जाए, और इसकी बड़ी उम्मीद बीजेपी कर रही है, ऐसा कुछ स्थिति आपको नजर आ रही है क्या इन 55 सीटों पर? सर जरा बताइए। वोट तो कभी नहीं जाता है। हाँ, और जहाँ जहाँ जब भी प्रचार हो जाता है, क्या वोटिंग के दिन जब लाइन लगती है कि एक समुदाय के लोग, खासकर मुस्लिम समुदाय की बात कर रहे हैं अल्पसंख्यकों में, जब उनकी लाइन लग जाती है तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो है हिंदू बोलबंदी भी हो जाती है। हाँ, जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, फिर दोहरा रहा हूँ, अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जो लोग भी वोट देने निकल रहे हैं वो किसको वोट देने निकल रहे हैं। और जब भी अभी कानून व्यवस्था की बात हुई, कानून व्यवस्था के सवाल पर सरकारों होनी चाहिए। एक तो जो अभी योगी आदित्यनाथ चल रही है जनता पार्टी की, सपा सरकार, और तीसरी बसपा सरकार। कांग्रेस ये नहीं कर सकती क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं है। तो इन तीनों के जब आप कानून व्यवस्था के आंकड़ों की से बात करेंगे वो सामने आएगा। लेकिन आम जनता, आम मतदाता आंकड़ों की बातचीत और आंकड़ों की सत्यता को परामर्श में नहीं समय निकालता, वो केवल पत्रकारों, बुद्धिजीवियों को और राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं के बीच में रह जाता है। बिल्कुल आम जो नागरिक है वो देखता है कि प्रत्यक्ष उसको क्या दिख रहा है, और प्रत्यक्ष जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी अभी भी कहते में कोई कोताही नहीं बरत रहे कि हमारा बुलडोजर चलेगा अपराधियों पर। आज भी कह रहे थे, पर नहीं गए, वो बिल्कुल फ्रंट फुट पर अपने कानून व्यवस्था आज पर, भी अपने तेवर पर चल रहे हैं। अब ये जनता को पसंद आएगा ना पसंद आएगा, ये बिल्कुल सही मतदान से मालूम। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है विद्रोही जी कि एक चुनाव से ठीक पहले का जो माहौल होता है, किसी पार्टियों के लिए जो बनाने की कोशिश होती है, उसका भी वोटिंग ट्रेंड पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज भी योगी आदित्यनाथ कह रहे थे, उत्तराखंड में जब उनका चल रहा था, रैली उनकी हो रही थी, एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बुलडोजर चल रहा था उत्तर प्रदेश में, तो मुझे बड़ा डर लग रहा था कि ये अपराधी कहीं खिसक करके उत्तराखंड में ना आ जाए, लेकिन हम तो इस तरह से उन लोगों के साथ पेश आते हैं कि उस लायक नहीं छोड़ते हैं कि उत्तराखंड में भी आ जाए। बुलडोजर इस बार भी चलेगा, और आप लोगों को अच्छा लगता है ना बुलडोजर चलता है, तो ये बाकायदा इस तरह की बातें कर रहे थे। जनता को पता नहीं अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बुलडोजर वाली बात ये अलग बात है। आशुतोष जी के पास आते हैं। आशुतोष जी, एक बात बताएं, चुनावी माहौल का बड़ा फर्क पड़ता है इस वक्त जो चुनावी माहौल बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, 55 सीटों की बात कीजिएगा, इन 55 सीटों पर जो भी चुनावी माहौल है, चाहे योगी आदित्यनाथ की तरफ से बनाया जा रहा हो या फिर अखिलेश यादव की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से, जनता का सबसे ज्यादा भरोसा कहाँ टिकता दिख रहा है और क्यों दिख रहा है? जनता बहुत समझदार है, पहले की तरह जनता नहीं है। डिजिटल इंडिया मीडिया से, टेलीविजन के माध्यम से और माध्यम से जनता को सब दिखाई दे रहा है कि कौन क्या कह रहा है। सभी के चुनाव वादों को देख रहे हैं, सपा क्या कह रही है, बसपा क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, आरएलडी क्या कह रही है और बीजेपी क्या कह रही है। जनता अपना भला देख रही है कि हमारा भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित है। जनता सुरक्षा चाहती है, जनता विकास चाहती है, जनता रोजगार चाहती है। लोगों में थोड़ा अनरेस्ट है आज की तारीख में। बीजेपी बहुत से वादे, सर जनता के बारे में पूछा ही नहीं मैं ना, मैं थोड़ा सा आप मुझे बताइए ना
कि चुनावी माहौल क्या दिख रहा है आपको? जनता को जो करना है वो कर लेगा। चुनावी माहौल आज तक चूंकि पार्टियों के हाथ में था, वहां के माहौल को बदलने की पूरी जिम्मेदारी पार्टियों ने अपने फेवर में माहौल करने की कोशिश किया। क्या बीजेपी कह रही है कि हम 55 सीटों में फिर 2017 जैसा दोहरा पाएगी? क्या ऐसा माहौल बनाया गया बीजेपी की तरफ से? समाजवादी पार्टी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, बन पाया? मुझे इस पर थोड़ा सा जवाब चाहिए। हर पार्टी अपनी अपनी कोशिश कर रही है। बीजेपी कह रही है कि हम 2017 की उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, लेकिन बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है। राह कठिन है, डगर कठिन है। मतदाता बड़ा शांत है, मतदाता किसको वोट दे रहा है इसका किसी को अंदाजा नहीं है। सब लोग अपने अपने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दावे कर रहे हैं, बीजेपी अपनी बात कर रही है। ठीक है, मैं आता हूं आशुतोष जी आपके पास, थोड़ी देर के बाद में आऊंगा। कंचन द्विवेदी, आप क्या लग रहा है कंचन आपको? आप लोग कहते हैं कि हम मुस्लिमों को वोट टिकट क्यों दें? आप तो सीधे कह रही हैं ना कि क्यों दें। योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि हम, ऐसा तो नहीं है कि हम देना नहीं चाहते हैं, यही लोग दूर हैं तो मैं क्या कर सकता हूं इसके लिए। ये तमाम तरह की चीजें हैं। अगर विकास जो है नोएडा में होगा तो विकास मुरादाबाद में भी होगा। क्या उसमें किस तरह की कोताही की गई? बाकायदा ये सब सरकार की तरफ से वर्जन रहा है। इसके बावजूद क्या लगता है कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां पर सरकार किसी की भी आए, कितना भी विकास कर दे, सड़कें आप पूरी तरह से चमचमा दें, है ना, 6-6, 10-10 लेन सड़कें उसको दे दें, और वहां रहने वाले लोग करोड़पति हो जाए, अरबपति हो जाएं, तभी वो सरकार को क्रेडिट नहीं देना चाहते। वो धर्म और जाति में बंद कर अपने वोट को एक तरह से, है ना, एक तरफा वोटिंग करते हैं। और उसी की लड़ाई पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में इस वक्त चल रही है, 55 सीटों में खास करके। ऐसा आप लोगों को दिखता है क्या? इस तरह का कंप्लेन तो बीजेपी वाले के पास रहती होगी ना? मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये खुद से माना कि लाइन पूरी बिछी हुई है और आप खुद कह रहे हैं कि बहुत अच्छा विकास हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको ये बताने के लिए। मैं ऐसा नहीं बोला कंचन जी। मैं हर पार्टी, एक जनरलाइज बात किया, आप मेरी बात को गलत तरीके से मत लीजिए। कोई भी पार्टी हो, तो चलिए मैं कह देती हूँ, मेरे सरकार समाजवादी पार्टी में भी लागू होती है कि जो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता नहीं देगा। हुए हैं बहुत प्रकार से, आप भी जानते हैं, बहुत सारे काम हुए और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं हुआ। जो भी मकान मिले, जो भी शौचालय मिले, जो भी, मैं ज्यादा नहीं चाहूंगी। मुझे एक बात बहुत बेशक आपको बतानी है, क्योंकि आप इन 55 सीटों की बात कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बात अहम है कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं और यहाँ के काउंटर कर सकते हैं कांग्रेस वाले और एसबी वाले दोनों। हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई साहब अभी थोड़ा सा रुकेंगे और बाकी आशुतोष जी रुकेंगे। बाकी कंचन पहले सुन तो लीजिए, ऐसे काउंटर थोड़े करोगे ज्ञानेंद्र जी, पहले सुनिए तो कंचन जी को। एक मिनट ज्ञानेंद्र जी, एक मिनट पहले कंचन जी को बोलने तो दीजिए, 2 लाइन बोलेंगे तब तो आप काउंटर करोगे भाई साहब। अगर सिर्फ काउंटर कुछ बोलना है उसके लिए आए हो तो बेकार वाली बात होगी ना। कंचन जी बोलिए, आप बात रखिए, इसके बाद जिसको मन होगा काउंटर करेंगे। उंगली उठाइएगा। हाँ, यहाँ पे जो भी प्रकार से ध्रुवीकरण होता था, मैं फिर से कहूँ कि कोई भी जनता, हमारे आदरणीय योगी जी बार बार कहते हैं कि अब आप उनको मूर्ख नहीं बना सकते, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। मैं उस पर नहीं जाऊंगी। मुसलमानों को ये समझने की आवश्यकता है कि राजनीति किस प्रकार से उन्हें गर्ग में झोंक रहे हैं, जिस प्रकार से रंगों की बात चलती है, जिस प्रकार से सपाइयों के नेता, सपा लोगों के नेता मिल करके उनको रंगों में झेलने की कोशिश अभी तक करते आए हैं। जो मैं कहूँ कि एक प्रकार से चक्रव्यूह बनाया जाता था। आपको मालूम होगा, अगर आपने रामायण पढ़ी होगी, गौरी शंकर नाम है आपका, जो रावण था, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी गौरी शंकर नाम है तो मैं कैलाश पर्वत पे चढ़ गया, ऐसा नहीं होता है ना। नाम है, सिंपल नाम है, एक इंसान की तरह में भी जी। लेकिन पढ़े रामायण महाभारत कौन नहीं पढ़ता है? हिंदुस्तान का हर हिंदू युवा पढ़ता है। से मैं आपकी पत्रकारिता की कायल हूँ, आपके स्पष्टता और सरलता की दोनों की ही कायल हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ डिबेट करके। सुनिए, बुलडोजर की अभी बात आई थी, बुलडोजर सैनी के लड़के के घर पे क्यों नहीं चढ़ाया, या जो ढूंढ रहे थे दूरबीन लेके कि अपराधी उत्तर प्रदेश से भाग गए हैं जब गृह मंत्री, तो गृह राज्य मंत्री खड़े थे। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी कि डिबेट में खराब करूं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बोलना ही पड़ेगा। जैनेंद्र जी एक बात बताइए, सुनिए जैनेंद्र जी एक बात बताइए, सुनिए, क्या कंचन द्विवेदी की बात आप समझ पाए? क्या बोल रही थी कंचन और आप क्या सवाल उठा दिए? मैंने तो ये, अरे तो भाई साहब सुनिए, तो भाई साहब तब तो उठाइएगा सवाल।
मैं काउंटर का मतलब क्या होता है? काउंटर का मतलब मेरे सवाल का काउंटर बाद में कीजिएगा, पहले कंचन जी काउंटर कीजिए ना आप। गौरी भैया वो केवल भाषण दिए जा रही है, भाषण के लिए थोड़ी आया है कि भाषण सुनेंगे। वो जो बताना चाह रही है विकास किया है, तो क्या विकास किया है? हाँ, अब बोलिए, आप काउंटर 80 कर करोड़ सकते हैं, अब बोलिए। क्या है मतलब भाषण और मतलब कुछ भी आप बोलेंगे यहाँ पे, आपको उदाहरण नहीं आते हैं, कंचन जी, आपको आप डायरेक्टली सीधा बोलना बताइए ना, आता है, विकास क्या तो किया? सड़कों में गड्ढे आदि भी हैं, मैं क्या करूँ भाई, आपको नहीं आता है, लेकिन मुझे आता है तो सुनिए। ठीक है, बाकी घर जनता को घर सुनाना पहले आता की है, हम सरकारें डायरेक्ट भी नहीं दे बोलते रही हैं। थी, ये कहिए कि हम अन्न पहले की सरकारें भी दे रही थी, आपने विशिष्ट थोड़ा क्या सा किया? कदर कर रहे हैं तो डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं। बाकी आप खुद समझ लीजिए कि मैं आपके लिए क्या बोल रही हूँ। तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँ और आपके चैनल के माध्यम से सभी देखने वालों को उदाहरण देना चाहूंगी कि जिस प्रकार से पता नहीं अभी अब आपको यहाँ बोलने की क्या जरूरत थी। मैं तो सपा को खींच रही हूँ। क्या आप सपा की तरफ से? गौरी शंकर जी किसकी तरफ से हैं? नहीं, देखिए, मैं पहले क्लियर कर दिया था, मैं पहले क्लियर कर दिया था कि समाजवादी पार्टी के कोई भी प्रवक्ता आज की तारीख में किसी टेलीविजन चैनल पर नहीं बैठ रहे हैं। तो नहीं बैठ रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सुभाषपा वाले को बुला लेते हैं या फिर आरएलडी वाले को बुला लेते हैं, क्योंकि हैं तो समाजवादी पार्टी के साथ। बिल्कुल, अभी ये मिले हुए हैं तो वही है ना, उनके ही हैं। जब उनका समर्थन कर रहे हैं तो बिल्कुल बात उन्हीं के हैं। तो बिल्कुल समझने वाली बात ये है। अच्छा, एक मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए कंचन, इसके बाद मैं आऊंगा जैनेन्द्र के पास। 1 मिनट में बात पूरी कीजिए। बस मेरी 1 मिनट की बात है, मैं उनकी भी बात कर लेती हूँ। जैसे रावण और मारीच ने मिल करके सीता का हरण किया था, उसी प्रकार से मैं अखिलेश और जयंत को मिला लेती हूँ उदाहरण के लिए। अखिलेश जी और जयंत जी की जोड़ी भी बड़ी फेमस हो रही है। तो वही बात है कि जैसे उन लोगों ने सीता का हरण किया था, वैसे इन्होंने विकास की सीता का हरण किया है। आप जानते हैं कि लाल रंग सिंदूर का भी होता है, जैसा कि लोग चिल्लाते रहते हैं, और लाल रंग स्टॉप का भी होता है सिग्नल पर। तो बिल्कुल इन्होंने विकास की सीता का हरण किया है उसी प्रकार से। लेकिन ये वो भूल गए कि अंततः परिणाम क्या होता है। जिस प्रकार से उघरई अंत ना होए निभाऊ काल नेम जिम रावण राहु, तो वही इनका अंत होने वाला है। क्योंकि ये लोग ध्रुवीकरण हरे रंग और लाल रंग से कर रहे हैं, कभी बाबरी मस्जिद, कभी ये। मैं बार बार इन्हीं सब बयान को मैं इसलिए बोल रही हूँ। अब बोलिए, बोले जा रही है, अब हो गया कंचन, अब हो गया। जैनेन्द्र अब बोलिए आप। जैनेन्द्र बोलिए। और विद्या का प्रतीक होता है। अगर आपको नहीं पता है, आप किसी भी चीज को अपने मन मुताबिक मत जोड़िए। रंगों को आप पशुओं को आप समझाइए ज्ञान जैनेन्द्र जी। हाँ, आप समझाइए। आप वो अपने हिसाब से कह रही हैं, आप अपने हिसाब से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो मैंने बताया ना, रंग किसका प्रतीक है? लाल रंग शौर्य का प्रतीक है, हरा रंग कृषि और आगे बढ़ने का प्रतीक है, और पीला रंग विद्या का प्रतीक है। बिल्कुल नहीं रोक सकती, और मुझे अच्छा ही लगेगा कि मैं आपके दृष्टिकोण को समझूंगी और फिर मुझे डिबेट में फिर से काउंटर करने का मौका मिलेगा। आप जो रामायण पढ़ के आई है ना, उसे दोबारा पढ़िएगा, उसमें भी रंगों का महत्व बताया गया है। आपको नहीं पता है, फिर आपने पढ़ी नहीं है, आप बस सीरियल देख के आ गई हैं यहाँ पर। आप जरा मेरे अकाउंट पे जाइएगा, अगर पर्सनल हो रहा है तो पढ़ाई नहीं है अभी देखिएगा कि मैं पर्सनली क्या हूँ। अरे सुनिए भाई साहब, जैनेन्द्र जी, मैं यहाँ पर किसी ना तो अभिनेता ना अभिनेत्री को बुलाता हूँ, मैं उन्हीं लोगों को बुलाता हूँ जो लगता है कि हमारी डिबेट के हिसाब से आज अच्छे रहेंगे, इसलिए मैंने भी आपको बुलाया है। मेरा एक सवाल है आपसे जैनेन्द्र, एक बात बताएं मुझे कि क्या समाजवादी पार्टी के साथ आप लोगों का गठबंधन हुआ? अब मुझे जो खबर आ रही थी, आपके सबसे बड़े नेता ओम प्रकाश राजभर बड़े नाराज दिखते हैं, अंदर अंदर कुछ कह नहीं पाते, उनको लगता है कि कुछ कहेंगे तो पत्ता ही साफ हो जाएगा। कुछ ऐसा हम लोग को सुनने में आता है, कुछ न्याय नहीं हुआ आप लोगों के साथ सीटों को लेकर के, अभी बड़ा ना हौच पौच बना हुआ है। सब ऑल इज वेल है आप लोगों का गठबंधन? बिल्कुल ऑल इज वेल है। 17 सीटों का अभी हमने घोषणा कर चुके हैं। जब पूर्वांचल तक पहुंचेंगे बिल्कुल ऊपर की तरफ, तो और भी बताएंगे आपको चीजें। और दूसरी चीज ये, बताइए ना, ठीक है, इसी पार्टी के साथ सत्ता में 19 महीने रहे थे, और जब हमारी मांगे नहीं मानी गई तो जो मतलब पहले से बता रहे हैं कि देखो हमारी मांगे मान लेना जब सरकार बनेगी, नहीं तो फिर जो बीजेपी के साथ किए वो आपके साथ करेंगे। चलिए प्रदीप जी, देखिए प्रदीप जी इंतजार कर रहे हैं मेरे सवाल का। आते हैं सर, आते हैं जैनेन्द्र जी आते हैं। प्रदीप जी एक बात बताएं, प्रियंका गांधी एक्टिव दिख रही हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और बाकायदा खूब पोस्टर गर्ल भी तैयार किया गया उसके लिए, है ना। उसमें से 2 छोड़ करके भाग गई, दोनों बीजेपी में चली गई।
आप लोगों को तकलीफ होती होगी ना कि पता नहीं हम कैसे कैसे वंदना लोगों जी को भी आ पोस्टर गई गर्ल हैं, बना प्रियंका लिए। जी ऑलरेडी आ चुकी थी, आज तीसरी भी आ गई है। निश्चित तीसरी तौर भी आ पर गई, जब हाँ, प्रियंका तीसरी भी आ गांधी गई, और सही, कांग्रेस सही, पार्टी जब सही याद 40% दिलाया आपने। राजनीतिक हिस्सेदारी की हम बात करते हैं तो महिला हाँ। सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में इसलिए दर्द होता है कि हाँ। आज तक ये वो राजनीतिक दल है जिसने आजादी के बाद से आज तक हाँ। हमेशा महिला विरोधी सोच उनकी उजागर रही है। आप बताइए, जब देश आजाद हुआ और पहली सरकार बनी, डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल लेकर आए थे महिला सशक्तिकरण को के तहत। उस समय भारतीय जनता पार्टी की उस समय हिंदू महासभा और जन संघ ने न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर अंबेडकर की इस हिंदू कोड का बिल का विरोध किया, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर के पुतले फूके थे। और आज का जब हम कहते हैं, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, 40% राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो इसलिए ये विरोध करते हैं कि इन्हें कुलदीप सिंह सेंगर को संरक्षित करने का मौका नहीं मिलेगा, चिन्मयानंद को संरक्षित करने का मौका नहीं मिलेगा, साक्षी महाराज को संरक्षित करने का मौका नहीं मिलेगा, हासद की बेटी के साथ न्याय होने लगेगा, बुलंदशहर की बेटी के साथ न्याय होने लगेगा, इसलिए इनके पेट में दर्द होता है। आज तक बता दीजिए, इनका कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला रहा है क्या? महिला रही है क्या? आप बताइए, उत्तर प्रदेश में ये चुनाव लड़ रहे हैं, आज तक कभी महिला मुख्यमंत्री का कोई चेहरा ये लेकर आया है क्या? भरपूर समर्थन महिलाओं ने इस सरकार में दिया। इनकी कैबिनेट में एक भी महिला मंत्री हो तो बता दीजिए, कैबिनेट मिनिस्टर। ये सवाल है। कंचन जी पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रही है, हमारी छोटी बहन है, लेकिन इन्हें क्या सम्मान मिल रहा है ये कहते जानता होगा। बार बार ये कहना चाहते हैं, जब 4 लेन सड़कों की बात होती है तो ये बताइए कि अपने संकल्प पत्र में इन्होंने वादा किया था 14 जून तक शहर की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। आज तक पूरा उत्तर प्रदेश के हर शहर गड्ढा मुक्त सड़कें ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं पा रही है। अच्छा प्रदीप जी एक बात बताएं। अच्छा प्रदीप जी के पास में आ रहा हूँ, प्रदीप जी के पास में आ रहा हूँ। अच्छा प्रदीप जी एक बात बताएं, प्रदीप जी एक बात बताएं, सुनिए भाई साहब, सुनिए ना, सुनिए प्रदीप जी और भाई साहब आपने ईयरफोन लगा रखा है नहीं लगा रखा है? प्रदीप जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? प्रदीप जी मेरी आवाज आ रही है? जिस कैबिनेट में प्रदीप जी मेरी आवाज आ रही है? जिम्मेदारी होती है, बिल्कुल ठीक है। प्रदीप जी, दर्जन से ज्यादा अपराधी बैठते हैं। प्रदीप जी एक बात, प्रदीप जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? अपने ही ऊपर लगे आपराधिक मुकदमे। प्रदीप जी डिबेट में बैठे हो भाई साहब, मेरी डिबेट में बैठे हो भाई साहब। देखिए एक विंडो मेरे को मिला है, मेरी बात सुनिए थोड़ा सा, या मैं हाथ उठाऊं कि मुझे कुछ कहना है प्रदीप जी से? प्रदीप जी सुनिए प्रदीप जी एक बात बताइए मुझे, ठीक है आपने जो भी कहा ठीक है, सब अपने लेवल पे दुरुस्त मामला आपके हिसाब से हो सकता है। मुझे एक लेकिन बात बताएं, आप लोग अंबेडकर की खूब बात करते हैं, आप लोग है ना, तमाम बड़े जो कांग्रेस के वरिष्ठतम से वरिष्ठतम नेता जो थे, जिनके बलबूते हम लोगों के देश को आजादी मिली थी, अंबेडकर के खानदान का कोई भी सदस्य किसी के बारे में आप जानते हैं सर किनका क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं? और एक परिवारवाद जिसका आरोप आप लोगों के ऊपर लगता है, वही परिवारवाद का बोझ अभी तक आप लोग ढो रहे हो, है ना? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह परिवारवाद नहीं है, गोपाल टंडन परिवारवाद नहीं है, कल्लाद मिश्रा के बेटे परिवारवाद नहीं है, 50 से ज्यादा परिवारों के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। ये परिवारवाद आपको नहीं दिखता? सवाल यह है कि आज बताइए, महिला सशक्तिकरण के नाम पर अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होने लगता है। तो फिर पोस्टर गर्ल पर हम हाथरस की बेटी, तो फिर पोस्टर गर्ल आपके क्यों भाग जाते हैं? जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों होने लगता है? प्रदीप जी पोस्टर गर्ल क्यों भाग जाते हैं फिर आपके? महाराज जैसे ये बताइए, इसका जवाब दीजिए भाई साहब। के द्वारा सीने पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, हमारी नेता प्रियंका गांधी वहां पहुंचती है तो उन्हें 4 दिन तक सलाखों के पीछे रखा जाता है। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को जो उत्तर प्रदेश आ रहे थे उनके लिए साधन की व्यवस्था नहीं कराई। चलिए ठीक है प्रदीप जी, साधन की व्यवस्था कराती है तो हमारे प्रदीप जी के बाद में वरिष्ठ पत्रकार आते हैं सर, आते हैं, ठीक है सर, बहुत दुरुस्त। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी कम से कम 2022 में कांग्रेस पार्टी खुलकर अपने मुद्दे पर बात तो कर रही है, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। 250 रुपए से ऊपर मिलने वाले कड़वा तेल पर चुनाव हो जा रहा है। प्रदीप जी चुनाव होने जा रहा है। प्रदीप जी थोड़ा सा भाई साहब हाथ उठा रहे हैं, भाई साहब सुन लीजिए, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। एंकर भाई साहब, एंकर कुछ बोलना चाह रहा है आपसे। भाई साहब आप तो लगातार बोलते हो यार, कान में ईयरफोन लगाया या नहीं लगाया आपने? नहीं यार नहीं, देखिए भाषा, आप एंकर हैं यार, शब्द का संबोधन मत किया करिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात समझ लीजिए आप, हम भारतीय जनता पार्टी का प्रवचन सुनने यहाँ नहीं बैठे हैं।
नहीं तो आप भी तो आप प्रवचन दे रहे हो भाई साहब, प्रवक्ता इतनी हैं, देर से आपको प्रवचन मालूम दिए है जा रहे कि हो। मैंने आप प्रवचन जब आप एक पक्षीय बात कर रहे हो, बोल रहे हो सबके बात कौन एक पक्षीय बात कर रहे हो आप भी तो एक पक्षीय बात ही कर रहे हो ना। अभी तो कांग्रेस ही तो कर रहे हो। आप दो तरफा बात कहाँ कर रहे हो, अभी बैलेंस बात नहीं कर रहे हो ना। ऐसे तो सबके ऊपर आरोप लगेगा। तौर पर आपके आमंत्रण मैं किसी से कोई आसान सवाल तो पूछ नहीं रहा हूँ। नहीं आएंगे। एक क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, फिर से बताइए प्रदीप जी क्या कह रहे हैं। प्रवचन सुनने यहाँ नहीं आएंगे। नहीं प्रवचन मैं किसी से नहीं बोलवाता हूं, ये ध्यान रखिए। कम से कम मेरे डिबेट में प्रवचन कोई नहीं दे सकता है। आप भी दे रहे थे प्रवचन, इसलिए मैं रोक रहा हूं आपको। आप अपने ऊपर भी, अपने अंदर भी झांकिए भाई साहब, तब तो आपने नहीं रोका। आप अपने अंदर ही भाई साहब झांकिए ना। मैं तो प्यार से बोल रहा हूं कि थोड़ा मेरी भी बात सुनो। समय का एक बड़ा बाउंडेशन होता है। मैं आ रहा हूं अरविंद विद्रोही जी के पास। विद्रोही जी एक बात बताएं, ठीक है सभी पार्टियों के दावे उनके वर्कआउट पे डिपेंड करता है और गलत भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मैं इस बार, और मैं तो कह रहा हूं, मैं तो एक्सेप्ट करता हूं इस बात को कि पहली दफा ऐसा है 2022 में कि कांग्रेस पार्टी दिख रही है। विद्रोही जी, कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष रख रही है। पक्ष इसलिए रख रही है, चाहे जितने भी उसके मोमेंट हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तमाम तरह की जो एक्टिविटीज हुई, ये अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए बहुत ही स्वस्थ बात है। मैं इसकी तारीफ करता हूं, एसपी की तारीफ करता हूं, समाजवादी पार्टी की तारीफ करता हूं, बसपा की तारीफ कर रहा हूं, इसलिए कि आप लोग एक्टिव हो, चुनावी मैदान में एक्टिव हो। बीजेपी की भी तारीफ कर रहा हूं कि बीजेपी काम करने के जो दावे कर रही है उसके आधार पर वोट मांग रही है। अब जनता के ऊपर छोड़िए वोट करेगी नहीं करेगी, कोई प्रवचन देने नहीं आता है यहाँ पे। मैं विद्रोही साहब से भी कहता हूं कोई प्रवचन, विद्रोही साहब प्रवचन देते हैं क्या, नहीं देते हैं। आशुतोष जी प्रवचन देते हैं क्या, नहीं देते हैं। लेकिन विद्रोही जी एक सवाल का जवाब दीजिए, इसके बावजूद सर, इसके बावजूद वोट का ट्रेंड पार्टियों के हिसाब से क्यों नहीं होता सर, बताइए। कह रही है ना कांग्रेस, कह रही है ना कि हम महंगाई की बात करें, मुद्दों की बात करें, तो क्या कांग्रेस के लिए महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, तमाम जो कानून व्यवस्था पर जो सवाल उठाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, सुभाषपा की तरफ से, क्या ये मुद्दे जनता के लिए उसी तरह से लिए जाते हैं जैसे लोग कह रहे हैं, या बीजेपी कह रही है कानून व्यवस्था ठीक है, विकास हुआ, सब कुछ हुआ, उसको देख रही है? ट्रेंड क्या है, ट्रेंड को कैसे समझे विद्रोही जी? आपकी आवाज में दिक्कत है सर, ऑडियो दिक्कत आ रही है विद्रोही जी, ऑडियो साफ नहीं आ रही है। ठीक है, हाँ बोलिए। गलत नहीं निकली, तो ये धीरे धीरे परिपक्वता आएगी सभी के अंदर। हाँ, सारे मुद्दों पर चुनाव हुआ, ये अलग बात है। मेरी नजर में जो मुद्दा महत्वपूर्ण होगा, आपके में नहीं होगा, खंचर के नहीं होगा, या प्रदीप भाई में नहीं होगा, जैनेन्द्र जी में नहीं होगा, अब तो सबके अलग अलग मुद्दे होते हैं। हाँ। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मैंने एक लेख लिखा कि एक मतदाता रूठ, एक मुद्दा छूटा, मतदाता रूठा। और इस चुनाव में पहले और दूसरे चरण में महत्वपूर्ण चीज में लगातार कह रहा हूँ, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह ने डेवलपमेंट और प्रशासन के एक बड़ा कॉन्सेप्ट रखा था, हरित प्रदेश का, छोटे राज्यों का निर्माण। हाँ। वो पता नहीं क्यों राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी से छूट गया है। उस आंदोलन के तमाम लोग दूसरी पार्टियों से लड़े हैं। उस हरित प्रदेश निर्माण आंदोलन का क्या असर जाएगा, ये देखने की बात होगी। और छोटे राज्यों के निर्माण के लिए कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बसपा ने तो प्रस्ताव रख दिया था। वो अंडर करंट के रूप में किसके पक्ष में जाएगा, किसके विपक्ष, ये भी मुद्दा है। हालांकि ये तो मुद्दे कई हैं। इन मुद्दों को जैसे लोग भूलते नजर आ रहे हैं विद्रोही। अच्छा विद्रोही जी, समय खत्म हो रहा है, बहुत ही अच्छी चर्चा हुई, तमाम मेहमानों ने अपने अपने पॉइंट्स रखे, अपने अपने तर्क रखे, आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।